Assalamu alaikum, this is Umar. Today we are going to discuss a simple pendulum and damped oscillation. सिंपल पेंडुलम डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि SHM का आपको पता होना चाहिए, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का आपको पता होना चाहिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम ऑलरेडी पिछले आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हुए हैं। इसकी हमने दो एग्जांपल्स भी उसके साथ डिस्कस की थी, मास स्प्रिंग सिस्टम एंड बॉल एंड अ बाउल सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल पेंडुलम जो है आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। तो चलिए जी एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक बॉब है, एक मास है, एक गोली है जिसको हम उर्दू में गोली के नाम से मुखातिब करते हैं। गोली को हमने एक लाइट स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिया है और उस स्ट्रिंग का अपर एंड हमने किसी एक फिक्स सरफेस के साथ बांध दिया है। अपनी मीन पोजीशन पे उसकी जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे उस बॉब का, उस ऑब्जेक्ट का, उस गोली का जो मास है वर्टिकली एक्ट कर रहा होगा नीचे। अब वो फ्रीली फॉल जो है वो मूव कर रहा है, सो मास कन्वर्ट हो जाएगा वेट में, तो टोटल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा वो वर्टिकली एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड, और एट द सेम टाइम उसके उस वेट की वजह से जो वर्टिकली एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, उसके साथ स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा टेंशन। टेंशन एक्ट करेगा वर्टिकली अपवर्ड। सो टेंशन और जो है वेट हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो ये उसी पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे वहाँ पे मौजूद रहेगा और अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी ना तो इधर जाएगा, ना इधर जाएगा, ना नीचे जाएगा, ना ऊपर जाएगा। ये वहाँ पे इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएगा। अब फ़र्ज़ करें कि अगर हम इसको फोर्स लगा के पोजीशन ओ जो इसकी मीन पोजीशन है, जिसको अभी इसकी डिस्टर्ब करने से पहले वाली पोजीशन है, इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको एक एक्सट्रीम पोजीशन ए पे ले आती हैं या इसकी एक्सट्रीम पोजीशन बी पे ले जाती हैं। जिस मर्जी पोजीशन पे आप इसको ले जाएं, इसके ऊपर फोर्स लगा के या तो आप उसको एक्सट्रीम पोजीशन ए पे ले जाएं या इसको ऊपर फोर्स लगा के इसको सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन बी पे ले जाएं। दोनों में से कोई भी काम कर लें तो ये कल वाले आर्टिकल्स की तरह से, या जो पिछले हमने आर्टिकल स्टडी किए उन्हीं की तरह के होगा। अब अगर हम इसको फोर्स लगा के पोजीशन ओ से पोजीशन ए पे ले जाते हैं, तो यहाँ पर हमने चेक करना है कि एक्ट करने वाली कितनी फोर्सेस इसके ऊपर जो है अमल दरामद कर रही हैं। एक, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है इटसेल्फ वो फिर वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। जब वो ऑब्जेक्ट का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड कर रहा है, वो फोर्स जो है, वेट आपको पता है वेट फोर्स के इक्वल होती है। उसके हम दो कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट जो है वो आपको पता है किसी भी फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट होता है उसको जब हम फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस थीटा, तो वो हमारे पास देखें फोर्स को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है mg, तो उस फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो mg कॉस थीटा होगा और जो उसका वाई कंपोनेंट होगा वो mg साइन थीटा होगा। यहाँ पर ये जो फोर्स एक्ट कर रही है, इसके एक्स कंपोनेंट को जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो कैंसिल कर देगी उसके इफेक्ट को। वो जो फोर्स जो वर्टिकली नीचे एक्ट कर रही थी उसके हमने दो कंपोनेंट्स, दोबारा बात गौर से सुनिए, उसके दो कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे ड्राइव किए हैं, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट। उसका जो एक्स कंपोनेंट है उसके इफेक्ट को टेंशन जो है स्ट्रिंग के अंदर वो कैंसिल कर देगी, और जो y कंपोनेंट है यानी कि mg साइन थीटा वो अकेला यहाँ पर मौजूद है। देखिए यहाँ पर कितनी फोर्सेस हैं, एक जो वेट वर्टिकल एक्ट कर रहा है नीचे, ठीक है, दूसरा x कंपोनेंट है और तीसरा यहाँ पर y कंपोनेंट है। x कंपोनेंट की वजह से कोई मूवमेंट नहीं आ रही, मूवमेंट आ रही होती तो ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर जाता। टेंशन इन स्ट्रिंग की वजह से कोई मूवमेंट नहीं आ रही होती, क्योंकि आ रही होती तो ऊपर मूव कर जाता। और जी x कंपोनेंट की वजह से भी कोई मूवमेंट नहीं आ रही होती तो वो उस तरफ मूव कर जाता है जिस तरफ उसका x कंपोनेंट एक्ट कर रहा है। सिर्फ जो y कंपोनेंट है वो अकेला रह गया, उसके इफेक्ट को कोई भी चीज़ कैंसिल आउट नहीं कर रही। इस टाइम जो इसके अंदर जो फोर्स है, जो वेट है mg को आपको पता है वेट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, या हम उसको फोर्स भी कह सकते हैं। तो वो जो फोर्स है mg साइन थीटा वो एक्ट करेगी एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। और आप सब जानते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। रिस्टोरिंग फोर्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कहती है कि अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करें। आप सब जानते हैं कि अभी जब ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करेगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 और एक्सेलरेशन मैक्सिमम
जैसे ही ये ओ से मूव करना शुरू करेगा मीन पोजीशन ओ की तरफ, ए से मूव करना शुरू करेगा मीन पोजीशन ओ की तरफ, तो इसकी जो वेलोसिटी है इस टाइम 0 है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। जैसे जैसे ये मूव करेगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी और एक्सेलरेशन डिक्रीज डाउन होता चला जाएगा। एज इसको मीन पोजीशन पे आके रुक जाना चाहिए, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स तो सिर्फ इतना ही काम करवाती है कि ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन पे ला के रोक देती है, उसको कहती है यहाँ पे रुक जाओ। लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं रुकेगा, इसने कुछ स्पीड गेन कर ली होगी, तो ये ओ से सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूव कर जाएगा। सेकंड भी एक्सट्रीम पोजीशन बी पे जब ये पहुँचेगा तो वहाँ पे एक इंस्टेंट के लिए रुकेगा और अपनी जो फ्लाइट है दोबारा मीन पोजीशन ओ की तरफ करवा देगा। उसकी वजह ये है कि फिर वही वाला काम कि जो फोर्स का जो है एक्स कंपोनेंट वो जो है वो तो उसके साथ टेंशन के साथ उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, तो जो फोर्स का वाई कंपोनेंट है वो इस फ्लाइट को कंटिन्यू करवाएगा मीन पोजीशनों की तरफ, क्योंकि वो एज आ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा और ये प्रोसेस चलता चला जाएगा जब तक इसके ऊपर जितनी फोर्स समझे लगा कि इसको एक्सट्रीम पोजीशन ए पे या एक्सट्रीम पोजीशन बी पे लेके आए थे, जब तक वो सारी एनर्जी लॉस नहीं हो जाती और ये चलता 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 रुक नहीं जाता, तब तक ये जो है मूव करता रहेगा। ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने देखा कि जी जो इसका एक्सेलरेशन था वो हमेशा ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन ओ की तरफ मूव करवा रहा था। तो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है तब एक्ट करता है कि जब बॉडी के ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन और ऑलवेज एक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होता है। सो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में, और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो है मीन पोजीशन की तरफ, सो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी जो होगी वो मीन पोजीशन की तरफ ही होगी। यहाँ पे इसके साथ हमने 4 चीज़ें और देखनी हैं। 4 जो हैं वो बातें याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी जो हैं वो थिंग्स टू रिमेंबर हैं। एक है एम्पलीट्यूड, दूसरा है फ्रीक्वेंसी, तीसरा है टाइम पीरियड, और उसके बाद मेरे ख्याल से एम्पलीट्यूड है। ये डिस्कस कर लेते हैं सारे पॉइंट टू पॉइंट, हम इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? किसी भी जो बॉडी जो वाइब्रेटरी मोशन में है, जो ऑसिलेटरी मोशन में है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है? याद रखें, टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट इट्स 1 राउंड ट्रिप। अपना पूरा चक्कर काटते हुए जो बॉडी को एक टाइम कंज्यूम होता है, ये बात गौर से याद रखिएगा, एक चक्कर कंप्लीट करते हुए सिर्फ 10 चक्कर, 50 चक्कर, 100 चक्कर, 5000 चक्कर, 5 करोड़ चक्करों की बात नहीं कर रहा। एक ऑब्जेक्ट जो मीन पोजीशन, यहाँ पे पेंडुलम ये बिल्कुल मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन से राइट पे गया, मीन पोजीशन पे वापस आया, लेफ्ट पे गया और फिर मीन पोजीशन पे आ गया। यानी कि उसने दाएं और फिर बाएं की जब पूरी फ्लाइट कंप्लीट कर ली, पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया, तो इसको हम कहते हैं एक कंप्लीट राउंड ट्रिप। एक जो साइकिल, जब एक ऑब्जेक्ट एक साइकिल कंप्लीट करता है तो उस दौरान जितना टाइम कंज्यूम होता है हम उसको कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड के बाद हम फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। टाइम पीरियड के साथ फ्रीक्वेंसी क्यों डिस्कस कर रहा हूँ अभी आपको बताऊंगा। टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला है, वो फ्रीक्वेंसी डिस्कस करने के बाद आपको दोनों फॉर्मूलाज बता दूंगा। फ्रीक्वेंसी जो है वो याद रखिए है, वो क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। आपकी बुक से जो वर्डिंग है बहुत डिफरेंट बता रहा हूँ और बहुत आसान बता रहा हूँ। 1 सेकेंड में एक पॉइंट से पास होने वाली जितनी वेव्स होती हैं, जितनी साइकिल्स होती हैं, वेव भी वही चीज़ है जो साइकिल है, जो 1 राउंड ट्रिप है, जो 1 कंप्लीट रोटेशन है, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन है, 360 डिग्रीज है। ये सारी चीज़ों का नाम एक ही है, ये बात याद रखिएगा गौर से। 1 सेकंड में एक पॉइंट से आप अपनी नज़रें एक जगह पे फिक्स कर लें, 1 सेकंड में आपकी आंख के सामने से जितनी वेव्स पास होंगी वो उसकी उतनी फ्रीक्वेंसी होगी। देखें, एक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दोबारा बात को गौर से सुने, मैं वेव बताता हूँ। आपको पता है वेव का एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है, इस तरह से करके एक क्रस्ट होता है और एक ट्रफ होता है। ये पूरी कंप्लीट कलेक्टिवली कहलाती है एक वेव। आपकी नज़रों के सामने से 1 सेकंड के अंदर, अब टाइम हमने फिक्स कर दिया है, 1 सेकंड में एक वेव गुजर जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़, 2 वेव गुजर जाएं तो फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़, 10,000 वेव गुजर जाएं तो फ्रीक्वेंसी 10,000 हर्ट्ज़ हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्ज़ होता है। अब जो याद रखें बात जो मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड और जो फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क है।
टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में जो आपस में जो रिलेशन है, याद रखें टाइम पीरियड जो है वो किसके इक्वल है 1 आवर फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है 1 आवर टाइम पीरियड के। ये फार्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हो गया। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन इट्स आइदर साइड्स। ये एक मीन पोजीशन पे एक सिंपल पेंडुलम है, वो दोनों साइड पे कितना दूर तक जाता है, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, वो जितना दूर भी जाता है, वो जितने फासले तक मूव करता है, वो हम उसको कहते हैं उसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड याद रखिएगा, बहुत आसान है। किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का, किसी भी ऑसिलेटरी बॉडी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन इट्स आइदर साइड्स, दोनों साइड्स पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जी आपका एम्पलीट्यूड। और आखिर पे बात आ जाती है वाइब्रेशन की। वाइब्रेशन क्या होती है? 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी। अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो एक पूरी कंप्लीट राउंड ट्रिप होती है। राउंड ट्रिप किसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं पूरे चक्कर को, इस तरफ वापस, फिर इस तरफ और फिर वापस, ये पूरा एक चक्कर हो गया। इसको मैं आपको सादा अल्फाज में समझाऊं तो आप एक मैदान के बीचों बीच खड़े हैं, मैदान के दो तरफ हैं, एक दाई तरफ है, एक बाईं जानिब है। आप भागना शुरू करते हैं बिल्कुल मैदान के दरमियान से, पहले दाईं तरफ वाले किनारे को हाथ लगा के वापस आते हैं दरमियान में, फिर बाईं तरफ वाले किनारे को हाथ लगा के आते हैं दरमियान में वापस। तो आपने पूरे मैदान का एक चक्कर लगा लिया, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। तो इसको बोलते हैं पूरा चक्कर, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन। ये फिजिक्स की रूल से वाइब्रेशन की डेफिनेशन है। 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेशन। ये जो 4 डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से और एमसीक्यूज के हवाले से भी, और प्रैक्टिकल्स में भी ये यूजुअली जो एग्जामिनर होता है वो वाइवे में सुन लेता है। इसके साथ साथ जो आज हमने आर्टिकल डिस्कस करना था वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन नाम से ही जो है आर्टिकल आधा डिस्कस हो जाता है, आधी इसकी जो बातें हैं वो पता चल जाती हैं। जो हम अब आर्टिकल शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है डैम्प्ड ऑसिलेशन। देखें, ऑसिलेशन का तो मतलब आपको पता है वाइब्रेशन, वाइब्रेटरी मोशन। अब डैम्प का मतलब क्या होता है? डैम्प्ड का मतलब क्या है? डैम्पिंग का मतलब क्या है? डैम्पिंग का मतलब होता है रुकी हुई या रोकने वाली ऑसिलेशन। देखें, रोकने वाली और ऑसिलेटरी मोशन। डैम्प का मतलब रोकने वाली, रुकी हुई, और ऑसिलेशन का मतलब है वाइब्रेटरी मोशन। आपको सादा अल्फाज में बताऊं, ऐसी ऑसिलेशन जो रुक रही हो, जो कम हो रही हो, जो किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में हो रही हो। रेजिस्टिव फोर्स का मतलब क्या होता है? मज़ाहमती फोर्स। ऐसी ऑसिलेशन, ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जो किसी रेजिस्टिव फोर्स, मज़ाहमती फोर्स की मौजूदगी में हो रही हो, ऐसी जो ऑसिलेशन को हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। देखिए, ऑसिलेशन किसको बोलते हैं? अपनी मीन पोजीशन से दाएं, अपनी मीन पोजीशन से बाएं मूव करना ऑसिलेशन कहते हैं उसको। तो अगर दाएं जानिब भी एक रेजिस्टिव फोर्स है, बाएं जानिब भी रेजिस्टिव फोर्स है, तो वो रेजिस्टिव फोर्स क्या करेगी? इसको ऑसिलेट होने से रोकेगी। पहले इसका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, तो नेक्स्ट टाइम जब ये वो वाइब्रेट करेगी, नेक्स्ट टाइम जब ये ऑसिलेट करेगी तो इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज डाउन हो जाएगा, क्योंकि साइड पर रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद हैं। उसके बाद फिर जब ये नेक्स्ट टाइम जो है ऑसिलेट करेगी, जो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं इसको और जो है इसको पुश करेंगी इसके सेंटर की तरफ, इसके एम्पलीट्यूड को डिक्रीज डाउन कर देंगी। तो अल्टीमेटली जब ये ऑसिलेट होता रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, तो इसका जो है एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज डाउन होता चला जाएगा। इसकी हर जो है वाइब्रेशन के बाद ये डिक्रीज डाउन होता चला जाएगा। ये तब तक डिक्रीज डाउन होता चला जाएगा जब तक ये बिल्कुल रुक नहीं जाता अपनी मीन पोजीशन पे आके। इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है डेली लाइफ में, शॉक एब्जॉर्बर्स। हम जो व्हीकल्स के ऊपर मूव करते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं जिनके ऊपर हम ट्रैवल करते हैं, आपने देखा होगा उनको शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। बाइक के जो शाख होते हैं आप लोगों ने देखा है, आप बाइक के जो शाख हैं वो क्या करते हैं? जब आप किसी खड्डे के ऊपर से गुजरते हैं, किसी पिट और बम्प के ऊपर से गुजरते हैं रोड पे, तो बाइक जब स्पीड से जा रही होती है, जब उस इर्रेगुलर सरफेस के ऊपर से गुजरती है तो बाइक वाइब्रेट करती है, बाइक ऑसिलेट करती है अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द।
लेकिन जब उसके अंदर अच्छे शॉक एब्जॉर्बर्स लगाए होते हैं तो वो क्या करते हैं, उस ऑसिलेशन को कम करते हैं। उसके अंदर उसकी ऑसिलेशन का सिस्टम है, उसके अंदर हमने ऑयल जो है वो फिल किया होता है। ऑयल उसकी जो है ऑसिलेशन को कन्वर्ट कर देता है, उसकी ऑसिलेशन की मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, ऑयल की हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सो जो है वो वाइब्रेशन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब आपको पहला झटका लगता है वो ज़्यादा जो है वो फोर्सफुल होता है, दूसरा झटका कम हो जाता है, तीसरे चौथे झटके के ऊपर आपको पता भी नहीं चलता, आपकी बाइक दोबारा स्मूथली उस रोड पे, उस पाथ पे मूव करना शुरू कर देती है आपकी, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो आपकी गाड़ी हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं कोई भी दूसरा अदर व्हीकल हो जिसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर लगे हैं, जिसके अंदर आपको हल्का सा झटका महसूस होता है। अगर गाड़ी है तो गाड़ी के जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं वो कंपैरेटिवली बाइक के शॉक एब्जॉर्बर से जो हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए वहाँ पे जो झटका महसूस होता है वो कम होता है, बाइक की निस्बत कम महसूस होता है, लेकिन होता है। लेकिन वहाँ पे भी यही वाला काम होता है कि पहला जो झटका है वो उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा होता है, दूसरा जो है आप महसूस करते हैं शॉक वो कम होता है उससे पहले से, तीसरा चौथा जो है वो और रिड्यूस डाउन होता चला जाता है विद द पैसेज ऑफ द टाइम। सो डैम्प्ड ऑसिलेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है, सुनिए गौर से। ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स इज नोन एज डैम्प्ड ऑसिलेशन। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा, और अगर आप लोगों को कोई और बात पूछनी हो तो वो ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।